नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आइए आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैंपियंस ट्रॉफी का समापन कार्यक्रम में बोल रहे हैं। सुनिए। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सब के प्रयासों से, राज्यवासियों के प्रयासों से, हमारी खेल मंत्री जी के प्रयासों से, हमारे अन्य यहाँ के खिलाड़ियों के प्रयासों से आज खेल को एक मलखम्ब हमारा एक प्रमुख खेल के रूप में आज पूरे देश के अंदर एक नई पहचान बना चुका है। और राष्ट्रीय खेलों में मलखम्ब को शामिल करना सच में एक गौरव की अनुभूति थी। हर वर्ष नए उत्साह, नए ऊर्जा और नए संकल्प के साथ हमारे खिलाड़ी इस महाअभियान से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार से उनकी सहभागिता लगातार बढ़ना ये इस बात का प्रमाण है कि अब उत्तराखंड में खेल प्रतियोगिताएं जन चेतना का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। हर एक परिवार, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति, जन जन अब खेल से जुड़ रहा है। पहले के समय में होता था कि अरे खेलने जाओगे तो समय बर्बाद होगा, खेलने जाओगे तो कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब मैं देखता हूं कि माँ बाप भी प्रोत्साहित करते हैं और जिसके बारे में बहुत अच्छे से अभी रेखा जी ने बता दिया कि अगर खेल खेलते रहोगे तो किसी हेल्थ कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है कि पहले लोग समय किसी प्रकार से निकालकर, या मैं कहूं कि एक जमाने में तो बच बचाकर खेलने जाया करते थे, डांट पड़ती थी। लेकिन अब तो टाइम टेबल में समय निर्धारित किया जाता है कि इतने घंटे खेल भी खेलना है। ये नया भारत है, ये नया उत्तराखंड है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस वर्ष खिलाड़ियों की भागीदारी पिछले वर्षों से काफी आगे निकल गई है, एक रिकॉर्ड बना गई है। पहले के रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं और इस वर्ष लगभग 2,50,000 खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया, ऐसा बताया गया है। और सच में इतनी बड़ी भागीदारी ये संकेत देती है कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बन चुका है। साथ ही मुझे ये जानकर विशेष संतोष हुआ कि इस आयोजन में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं खेल के सभी आयोजकों का, खेल विभाग का, युवा कल्याण का, जिला प्रशासन को और इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में जिन्होंने दिन रात काम किया है, दिन रात जुटकर इसको सफल कराया है, संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है, उस पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से आज देश के अंदर खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है। आज हमारे देश में फिटनेस एक जन आंदोलन बन चुका है। साथ ही हमारे युवा पीढ़ी खेलों के प्रति एक नए उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक समय था, आप सबको याद होगा, जब लोग कहते थे, दुनिया के लोग कहते थे कि भारत इतना विशाल देश है, इतना विशाल आबादी होने के बावजूद भी पदकों की जब बात होती थी तो पदकों की दौड़ में पीछे रह जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके द्वारा खिलाड़ियों को जो लगातार प्रोत्साहित किया जाता है, हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तब उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और जब पदक जीतकर आते हैं फिर से उनका प्रोत्साहन करते हैं। और कभी कभी हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी अगर पदक जीतने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो उनके उत्साह
कम न हो, इसलिए फिर से उनसे मिलते हैं, फिर से उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उसी का कारण है कि आज पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियाई खेल, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी खेल का कोई मैदान हो, भारत के खिलाड़ी आज शान से भारत का तिरंगा लहराते हैं, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। कई खेलों में भारत ने विश्व पटल पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलों को नई प्राथमिकताएं मिली हैं, खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिल रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और यही कारण है कि आज भारत सभी क्षेत्रों में, जो खेलों के क्षेत्र में अग्रणी देश माने जाते थे, उनको भी कड़ी टक्कर देने का काम आज हमारे देश के खिलाड़ी हर खेल के मैदान में कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके सतत मार्गदर्शन में खेलों को बढ़ावा। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। 7 मार्च को हरिद्वार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर ये दौरा रहेगा। बैरागी मैदान में सहकारिता मेले में शामिल होते हुए नजर आएंगे अमित शाह। दौरे से पहले अधिकारियों ने मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया है। कार्यक्रम में जन संवाद और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार की उपलब्धियां, भविष्य की योजनाओं को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनवाती हुई नजर आएगी। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड में और इसी अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं 7 मार्च को। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बैरागी मैदान में सहकारिता मेले में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। 9 मार्च से 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन होगा। विपक्ष ने भी सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार अपना बजट पेश करते हुए नजर आएगी। 9 मार्च से 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि बजट सत्र की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। और इसको लेकर उत्तराखंड में विधानसभा 2026 के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री बहुत जगहों से ये प्रस्ताव मांग रहे थे और देखने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये इस बजट में क्या कुछ खास रखा जाए, इस बजट को और कैसे बेहतरीन बनाया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पिछले दिनों बैठक करते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट चलने की ये बड़ी घोषणा की गई मुख्यमंत्री की ओर से, विपक्ष की ओर से एक मांग भी उठाया गया कि इसकी अवधि बढ़ाया जाए। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ यशराज आनंद हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। यशराज, आप कुल मिलाकर जिस तरह से तारीखें आ गई है कि किस तरह से बजट सत्र का आयोजन होने वाला है, विपक्ष की एक मांग भी अब आ चुकी है कि अवधि इसकी बढ़ाई जाए। 9 मार्च से 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बजट सत्र इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण, वहां पर बजट सत्र आहूत की जाएगी। वहीं बजट सत्र जो है वो 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक ये बजट सत्र को चलाया जाएगा, यानी कि कुल 5 दिनों तक बजट सत्र चलेगा। यदि बात करें तो शासन के द्वारा इस बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। वही प्रश्न भी अब लिए जाएंगे और वही शासन इस बात को लेकर कर रही है कि इस बार का बजट सत्र जो होगा वो 5 दिन का चला जा रहा है और गैरसैंण में चला जा रहा है। वहीं यदि बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी इससे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि बजट सत्र जो ये 5 दिनों का बजट सत्र यह काफी कम होगा, क्योंकि 5 दिनों में बजट सत्र की कुल खाना पूर्ति भी नहीं हो पाती है। यानी कि कुल 70 विधायकों की यदि बात करें तो 70 विधायक अपने अपने विभागों के विषय में बताते हैं, बजट रखते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री का अभिभाषण रहता है। और तीसरी बात कि प्रदेश में बजट को बढ़ाया जाए, किस रूप में, किस मद में, कहाँ खर्च किया जाए, क्या किया जाएगा, इसको लेकर भी तमाम बातें होंगी, जिसके लिए 5 दिन सही समय नहीं है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि 5 दिनों के समय को बढ़ाया जाए
क्योंकि 5 दिन में सारी बातों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। क्योंकि बजट सत्र की भी यदि बात करें तो उसमें कई बार धरना प्रदर्शन भी हो जाते हैं कांग्रेस विपक्ष के द्वारा, कई बार विपक्ष वॉकआउट भी कर देता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बजट सत्र को 5 दिनों से बढ़ाए जाने की मांग विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वही अन्य विपक्षी दल भी जो है वो भी बजट सत्र को लेकर के कह रहे हैं कि बजट सत्र जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। 5 दिन का समय काफी कम है, लेकिन कांग्रेस इस पर फिलहाल हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बजट सत्र जो है यह काफी कम समय के लिए किया गया है। बिल्कुल यशराज, आप जिस तरह से विपक्ष का सवाल भी है और ये कहा भी जा रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठाना अभी बाकी रह रहा है, लेकिन 5 दिन काफी नहीं है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए यशराज। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड का बजट सत्र के लिए जो मुख्यमंत्री सुझाव मांग रहे थे उसको लेकर भी अब तैयारियां जोरों पर हैं और भराड़ी साइड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड के बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सत्र का समय सिर्फ बिजनेस यानी सदन के कामकाज पर निर्भर करता है और इसकी योजना कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। विपक्ष के सत्र बढ़ाने की मांग पर चमोली ने तंज किया है कि अगर कांग्रेस के विधायकों को इतना रहना है तो सरकार उनकी व्यवस्था कर देगी। सत्र की अवधि राजनीतिक मांग नहीं बल्कि कामकाज पर आधारित होती है। पहले तो सत्र का संचालन कैसे होता है और उसकी समयावधि कैसे तय होती है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सत्र आहूत होने के बाद जो कार्य मंत्रणा समिति है वो उसके कार्यक्रम तय करती है किस दिन पर क्या विषय आएंगे और कितने विषय आएंगे और उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। तो कार्य मंत्रणा समिति में सिर्फ भाजपा के लोग नहीं होते हैं, सरकार के लोग नहीं होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, कांग्रेस के लोग भी होते हैं। ये सब मिलके अगले दिन का टास्क तय करते हैं, उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। और सत्र चलाने के लिए बिजनेस की आवश्यकता है कि सत्र में कामकाज की आवश्यकता है। अब जितने दिनों का काम हमारे पास होगा निश्चित तौर पर उतने दिन तक ही सत्र चलाया जा सकता है। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हरिद्वार कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी मिली है। प्रशासनिक कार्यालय में ईमेल से भरी ये धमकी मिली है। हरिद्वार कोर्ट सिद्धकुल के रोशनाबाद में स्थित है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम की भी मौजूदगी है। सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त किया गया है और आपको बताते चले कि जिस तरह से ये सूचना मिली है देखा गया कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक कार्यालय में ईमेल में से भरी धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और जांच किया जा रहा है। तफ्तीश का दौर देखने को मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी, प्रशासनिक कार्यालय में ईमेल से बड़ी धमकी मिली है और हरिद्वार कोर्ट के सिद्धकुल के रोशनाबाद में है स्थित और सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तफ्तीश जारी है। हरिद्वार कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी मिली है और ये देखा भी जा रहा है कि जगह जगह कोई प्रदेश हो या फिर ये कह ले कि जिला हो, जगह जगह पर ये बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि हरिद्वार में भी धमकी भरा ये ईमेल मिला है। कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी दी गई है। हरिद्वार कोर्ट सिद्धकुल के रोशनाबाद में स्थित है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। तफ्तीश जारी है। बम स्क्वाड टीम की भी यहाँ पर मौजूदगी है और लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी संदिग्ध यहाँ से मिला नहीं है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हर्ष सैनी इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। हर्ष, जिस तरह से ये धमकी मिली है और कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी, क्या इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है या फिर कुछ आगे क्या मिला हुआ है? संदिग्ध कुछ वस्तुएं यहाँ से मिली है, बरामद हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश दिया गया है। उसके साथ ही धमकी में कोर्ट परिसर में आरडीएक्स ईआईडी लगाए जाने का दावा हुआ है, जिससे समय का भी जिक्र जिसने किया गया था। हालांकि जिसको लेकर हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियां और जो बम निरोधक जो दस्ता है वो मौके पर पहुंचा है। पूरे इलाके को खाली कराकर सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। साथ ही
जो हरिद्वार के एसएसपी हैं नवनीत सिंह भुल्लर, उनके निर्देश पर एसपीटीटी के नेतृत्व में बीडीएस टीम और सिरकुल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर में व्यापक सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया है। साथ ही कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं की तलाश के लिए हर कोने की तलाशी जारी है। इसके साथ धमकी भरे जो ईमेल की जो तकनीकी जांच है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें, साइबर सेल भेजने वाले की जो लोकेशन है और जो नेटवर्क खंगालने में वहां पर जुटी हुई है पुलिस अधिकारियों ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं बिल्कुल हर्ष, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर की क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासनिक कार्यालय में मिल से धमकी मिली और यहाँ पर अब जांच तेज कर दी गई है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल, केदारनाथ 22 अप्रैल और बद्रीनाथ 23 अप्रैल को खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा सुरक्षित सुखद बनाने के लिए सरकार सभी तैयारियों में जुटी है। विभाग और हितधारक मिलकर यात्रियों के लिए हर एक इंतजाम कर रहे हैं। हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो। और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो। और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जहां जहां जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा ही चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी नेताओं ने एडीबी की कार्यकारी संस्था यूयूएसडीए पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर जल्द गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ तो हल्द्वानी में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, जो गंभीर लोग हैं वो पहुंचे, सबका एक ही रोना है। पूरा शहर पिछले 2 साल, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। 2 होली निकल गई, दूसरी होली आने वाली, 2 दीपावली निकल गई। लोगों के घर में शादियों से परेशान है, गाड़ियां अंदर फंसी हुई हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे बना करके एक जगह ये काम लेते हैं, फिर दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। शहर के काम को घेरने की ऐसी होड़ है, जनता जाए भाड़ में इनके बला से। ये यूएसडीए ने जितने बाहर के ठेकेदार बुला रखे हैं, ये सारे उनके काम है। उनका कोई मतलब नहीं है, ना उनका यहाँ से कोई सांस्कृतिक रिश्ता है, ना उनका कोई यहाँ पर से कोई टच है। वो तो सिर्फ यहाँ पैसा कमाने, अंटी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, पता नहीं कौन सा कहते हैं कि टाटा वाले जो है इसका वो कर रहे हैं। अरे टाटा बहुत बड़ा नाम है, सम्मानित नाम है, लेकिन अगर आप वास्तव में जाकर के देखिए कैसी रोडें बना रखी हैं। नदी नालियां जो हैं, गर्मी आने वाली है, टूटा हुआ पानी इसमें घुस रहा है अंदर। आप सोचो, हैजा का कारण बन जाएगा। गर्मियां आने वाली हैं, इन पर 40% काम नहीं कर पाए 2 साल में। ये 700 करोड़ रुपए जो है लेकर करके बैठे हैं सब यूएसडीए। एक ठेकेदार 50 गलियां। देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कि हमारे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में यूयूएसडीए के द्वारा जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है उसके तहत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बहुत सारे कार्य गतिमान हैं। और इसमें जो कि मोहल्लों में सड़कें भी बननी है, ड्रेनेज का प्लान भी है, तो उसको लेकर काम हो रहे हैं। और कुछ शिकायतें यहाँ पे मिली हैं, जैसे कि कार्य जो है वो एक निर्धारित टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है और उसको स्कैटर्ड वे में सभी जगह खोदा जा रहा है और सभी जगह काम करके उसको फिनिश नहीं किया जा रहा है। एक जो समयावधि निर्धारित की गई है कि उसको पूर्ण हो जाना चाहिए, उसमें न होने की वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यूएसडीए के अधिकारियों से भी मेरी वार्ता हुई है और इसमें शीघ्र ही हम लोग एक उनके साथ और नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर एक डिटेल समीक्षा बैठक इसमें करेंगे। और साथ में जो इसका जो फील्ड विजिट है वो भी करते हुए इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें इस तरह की आगे शिकायतें न आए और समय पर कार्य पूरा हो और साथ में गुणवत्ता भी बनी रहे। तो देश के कई हिस्सों में यूजीसी के विरोध के बीच हल्द्वानी में एससी एसटी और ओबीसी समाज खुलकर समर्थन में सामने आया। वहीं भीम आर्मी के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंप दिया। यूजीसी को सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बताते हुए तत्काल लागू करने की एक बड़ी मांग की गई।
तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। देहरादून में आज सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में आज बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट जारी है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की एक बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी की उम्मीद। तो देहरादून में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और विजिबिलिटी बेहद कम होता हुआ। कई जिलों में आज बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम बदलने से बागबानों के लिए खुशहाली की खबर, लेकिन अन्य किसानों के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की जो संभावना है वो आज देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कई जिलों में आज बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में यह अलर्ट जारी है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी साझा की गई।